हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले ऑल एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट सेशन। और अभी तक हमने देखो टोटल 6 सेशन कवर किए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना अगर इसमें से कोई भी आपका सेशन बाकी है। लगभग हर सेशन में हमने 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक कवर किए हैं। और एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ पर्पस। तो इसमें और कितने ऑर्गेनाइजेशंस बाकी है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे थे लास्ट सेशंस में। तो देखो, जो भी लिस्ट होगी तो लास्ट में सेशन के मैं बताने वाला हूँ कि कितने ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक हमने कवर किए हैं और कितने बाकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी तक जो सेशन हुआ है उसकी आपको जो पीडीएफ फाइल्स है, नोट्स हैं, आपको सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आने वाले सेशन जैसे जैसे कवर होंगे उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आने वाले 28 अप्रैल को दोपहर को 1 बजे सबको याद रखना, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से, मंजिल 2024, जो कि अनअकैडमी की तरफ से जितने भी 2023 में यूपीएससी में सेलेक्ट हुए थे स्टूडेंट्स, उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देने जा रही है, उसके आगे के अटेम्प्ट होंगे। जो इन सक्सेसफुल कैंडिडेट ने अपने सक्सेस कैसे अचीव किए हैं, इस जर्नी में उन्होंने क्या क्या फेस किया था और इनकी एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या रही है। तो ऐसा ये इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट है। बाकी एक्साइटेड, इसमें कुछ ऑफर्स भी आपको दिए जाएंगे, तो ज़रूर इसको अटेंड करना। आप लाइव भी इसको अटेंड कर सकते हो इसी चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है। तो लेट्स स्टार्ट। एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में देखो, अभी तक हमने फर्स्ट सेशन में जो कवर किया था वो WWF, IUCN, साइट्स, ट्रैफिक। सेकंड सेशन में हमने UNEP, IPCC, WMO, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। देन थर्ड सेशन में हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इंडिया की क्या है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बेसिकली, उसके बारे में हमने देखा था, उसके पावर्स क्या है। देन आफ्टर दैट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये सेशंस हमने देखे थे। उसके बाद फोर्थ सेशन में देखो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, NGT, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिस पे जो भी अभी तक मैंने फ्लैश किया उसमें से लगभग 80 to 90% ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे PYQ भी रहे, वो PYQ भी मैंने क्लासेस में डिस्कस किए थे। देन CPCB, NTCA, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कैंपा, ये फिफ्थ सेशन में हमने कवर किया था। देन सिक्स सेशन में GF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GCCA, पेज इनिशिएटिव, सावेन जो साग के अंडर एक इनिशिएटिव आता है वो, ग्लोबल टाइगर फोरम, टाइगर इंटू 2 प्रोग्राम, TX2 जिसको हम कहते हैं, वो हमने कवर किया था अलॉन्ग विद द PYQs। एंड आज हमारा होने जा रहा है 7th सेशन। तो इसमें आज हम देखने वाले जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। देन अब देखो, ये सेशंस या ये प्लेलिस्ट हमें क्यों अटेंड करनी है, बहुत क्लियरली मैं आप सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक इसके पहले सेशंस में ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी। या जो आप एक एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देते हो, तो यूजुअली क्या फेस कर रहे हो कि यूट्यूब पे जो अब डेटा है तो वो काफ़ी ओवरलोड होते जा रहा है और देर आर लॉट ऑफ मटेरियल एंड इतने सारे वीडियोज़ हैं, तो किसको देखें। तो देखो, आप सीधी बात है कि जब आप एक आधी बुक पढ़ते हो तो आप ऐसा नहीं करते हो कि एक कोई रेफरेंस मटेरियल अगर आप लेते हो तो आज एक बुक पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ लिया, या 10 टॉपिक 10 बुक से पढ़े, ऐसे तो आप नहीं करोगे, जिससे आप क्योस में आ जाओगे और जो टॉपिक्स है वो अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगे और आप दिक्कत में आ जाओगे। तो यूजुअली आप क्या करते हो कि एक अच्छी बुक लेते हो जहाँ पे प्रॉपर इंडेक्स है और प्रॉपर टॉपिक कवर हुआ है, एंड वन बाय वन वो टॉपिक आप कवर करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर फेमस बुक दैट इज लक्ष्मीकांत, जिसमें प्रॉपरली आपको पॉलिटी के हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया, इसलिए आप यूजुअली एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट इस बुक को यूज़ करता है और रेफर करता है। तो सेम थिंग आपको ये वीडियो के बारे में भी समझनी है। तो आजकल क्या होता है कि यूट्यूब पे इतने सारे एजुकेटर्स है या फिर वीडियोस दिए जाते हैं कि जो मन करे तब वो कोई वीडियो दिया जाएगा, उनको लगता है यही वीडियो है और वो सब कुछ कवर कर लेगा, इसे देख लिया तो एग्ज़ाम ही निकल गई। देखो, तो एग्ज़ाम निकलना नहीं निकलना यह बहुत आगे की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक को हम कितना डेप्थ में कवर कर सकते हैं, यही हमारे हाथ में, और वो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक टॉपिक ले लिया, उसको आधा कवर कर लिया और ख़त्म कर लिया। ये मैंने हमेशा मेरे हर सेशन में याद रखा है कि एक टॉपिक अगर हम स्टार्ट करते हैं उसको कंप्लीटली कवर करें। जैसे अभी तक करंट अफेयर्स के भी सीरीज में, पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स में एनवायरमेंट ज्योग्राफी जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखोगे तो 1 साल का, 1.5 साल का लगभग हमने कवरेज लिया है। इवन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स की एक सीरीज है, उसमें लगभग मैंने 9 से 10 अभी तक एक्ट दिए हैं, इसमें और एक्ट्स आगे अपलोड भी होने वाले हैं।
इवन ऑल बायस प्रिजर्व, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप देख रहे हो अभी, इसमें टोटल अराउंड 10 सेशन होने वाले हैं, जो कि अभी तक 6 हो चुके हैं। वर्ल्ड मैपिंग के भी कंप्लीट एक सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऑल टाइगर रिजर्व से ऑल एलिफेंट रिजर्व है। फिजिकल ज्योग्राफी भी अगर देखोगे तो वर्ल्ड क्लाइमेट मैंने पूरा अच्छे से कवर किया है। स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स भी कंप्लीट किए हैं, जो अनअकैडमी ऐप पे भी आपको मिल जाएंगे। आफ्टर दैट 75 रामसर साइट्स, यूएनएफसीसीसी की कंप्लीट स्टोरी फ्रॉम 1992 से लेके अब तक क्या हुआ है वो सब आपको मिल जाएगा। और इवन यहाँ पे इसी चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल मैंने पहले बताया था, उसी चैनल पे एक फाइल सेक्शन है, वहाँ पे आप एनवायरमेंट वन क्लिक लिंक ऐसा है, तो जो सभी के लिंक्स आपको एकदम स्मूथली एक जगह पे मिल जाएंगे, सो दैट आपका एक प्रिपरेशन जो है वो इंश्योर होता है कि हाँ इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन, और बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। यही अगर आप अच्छे से कर लो तो बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा। एवरेज से ज़्यादा मार्क आएगी, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एनवायरनमेंट में एवरेज से ज़्यादा, नॉट आउट ऑफ तो शायद ही कभी किसी को आएगी, बट आउट ऑफ लेना भी नहीं है। जैसे आप मेरिट देख रहे हो कि अराउंड 75 to 80 के बीच में आ चुका है, तो इसका मतलब है कि आपको 40 to 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ कि अराउंड 80 to 90% तो आपका डेफिनेटली हिट हो जाएगा। सो बस इतना है कि यू मस्ट हैव टू कवर दिस एंटायर सेशंस, तभी आपको इसके बेनिफिट्स दिखेंगे। इधर उधर भागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आज देखो हम क्या कवर कर रहे हैं, शुरू करते हैं सेशन को। 7th सेशन है आज हमारा, जिसमें जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एंड IQR विजुअल। हाँ, ये और एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर देना, IQR विजुअल और ग्रीन पीस ऑल्सो। एंड उसी से हम शुरुआत करते हैं, बिकॉज रिसेंटली आपने देखा है कि एयर पोल्यूशन इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहा है, जो हम इस रिपोर्ट के थ्रू समझने वाले ही है। और द थिंग इज कि इसको मेंस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, इंट्रोडक्टरी पार्ट में या रिटर्न पार्ट्स में। तो बेसिकली इट इज़ IQR विजुअल इज़ अ स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, और इस कंपनी मतलब या बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हम देख रहे हैं, या ओवरऑल हमारे डिफरेंट कंट्रीज में जो पोल्यूशन दिख रहे हैं, उसका लाइव डेटा प्रोवाइड करना या ईयरली डेटा एक अवेलेबल करना। एंड इवन इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं कि जो एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स के बारे में भी वहाँ पे जानकारी दी होती है कि सो दैट आप कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर पाओगे। तो इट इज़ फाउंडेड इन 1963 समथिंग, तो जर्मनी के आसपास इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, बट इट इज़ अ स्विस कंपनी। तो देखो जैसे अभी एयर क्वालिटी रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे IQR विजुअल या ग्रीन पीस इन्होंने कौन सा रिपोर्ट निकालते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये रिपोर्ट निकाला जाता है। जो वर्ल्ड का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो निकालते हैं। जैसे इंडिया में सिमिलरली आप देखोगे तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, जो CPCB के द्वारा डिफरेंट डेटा देते हैं, और यही एपेक्स हमारा एयर क्वालिटी रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करने वाली एक संस्था है। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया जो 8 पोल्यूटेंट्स को काउंट करता है, जिसके थ्रू एयर क्वालिटी इंडेक्स डिसाइड की जाती है 6 कैटेगरीज में, सीवियर कैटेगरी, पुअर कैटेगरी, हजार्डस कैटेगरी, या फिर एनी मोर जो आगे हम देखेंगे। तो इसमें कौन से गैसेस कंसिडर किए जाते हैं, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। तो सिंपल 2016 में जो क्वेश्चन आया था उसको एलिमिनेट एक ही पॉइंट से आप कर सकते थे, वो था यस ऑप्शन जो 1 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, और एनवायरनमेंट में इतना नहीं कि जो हमारे हेल्थ के लिए हजार्डस है। तो हमेशा याद रखना, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाती है, दैट इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ रिलेटेड एयर पोल्यूटेंट्स, ना कि आप ग्लोबल वार्मिंग को भी लेके आ जाओ, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को लेके आ जाओ, नो। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं है कि जिससे हेल्थ के आपके हजार्ड हो। तो इसमें जो गैसेस वगैरह आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या यहाँ पे आप देखोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। मीथेन यहाँ पे है क्या? नो, दैट इज अमोनिया इज देयर, देन लेड इज देयर, ओके। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 इज देयर। तो ये आगे हम सेशन में देखेंगे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो और एक क्वेश्चन आया था, जैसे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। तो आप अभी समझ पा रहे हो कि हम ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को भी क्यों कवर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, कि जो शॉर्ट लिव पोल्यूटेंट्स के बारे में काम करती है। दिस यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज, एंड दिस फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन समथिंग। तो आंसर यहाँ पे क्या है देखो, सो आंसर इज द बी। ओवरऑल ये क्लाइमेट में जो शॉर्ट लिव पोल्यूटेंट्स है उसके बारे में, नॉट ओनली एयर लाइक सिर्फ हेल्थ कैटेगरी नहीं, बट ओवरऑल सभी कैटेगरीज में आते हैं। मोस्टली ये जो कैटेगरी है तो वो ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी के बारे में देखता है। तो देख लेना, तो यूजुअली ये क्या है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिड्यूस करती है शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को, एंड इट इज़ नॉट ए इनिशिएटिव ऑफ G20।
तो यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता है हाँ मतलब G20 दिया है तो होगा, हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, और यूपीएससी ने दिया है तो सच हो जाएगा, राइट? मतलब इतना सब कुछ प्रॉपर फ्रेम करके दिया है तो हम थोड़ा इमोशनल होके दोनों भी सही कर देते हैं, बट नॉट लाइक दैट। अगर आपको पूरी जानकारी है वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से है, क्या है, देन ओनली वो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ऐसे ट्रैप में बहुत बार अटक जाते हैं हम, इसलिए छोटी-छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम आईक्यू और विजुअल कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जब अब ये ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि एयर फिल्टर्स या एयर जो पोल्यूशन कम करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो उसमें एक हेपा नाम से एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो जनरल एयर प्यूरिफायर्स उन्होंने दिए थे, बट हेपा मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, तो हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, मतलब जो बहुत ही फाइन मटेरियल्स होते हैं वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। ऐसा हेपा नाम से एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर एयर फिल्टर्स होता है। तो बस हेपा क्या है ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी एक जनरल एयर पोल्यूटेंट्स फिल्टर के बारे में वो जानकारी देता है। अब देखो आईक्यू और विजुअल एंड ग्रीन पीस, अब ये दोनों मिलके जो मैंने कहा कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकालते हैं, आईक्यू और विजुअल एंड ग्रीन पीस, मतलब इंडिया में बेसिकली ग्रीन पीस संस्था है, तो वो इसको सपोर्ट करती है, उसको डेटाज वगैरह प्रोवाइड करती है। इट इज़ एन एनवायरमेंटल इंडियन एनवायरमेंटल एनजीओ एंड हु रीचेस एक्सटेंड ओवर 55 कंट्रीज, मतलब बेसिकली इंडिया से बिलोंग करती है, बट ये बाकी रीजन्स में भी इनके ब्रांचेस वगैरह हैं, वहाँ पे भी ये काम करती है। क्योंकि स्टॉप क्लाइमेट चेंज, प्रिजर्विंग द ओशन, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ अदर न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ्स हो गए, या बाकी जो एनवायरमेंट रिलेटेड डेटाज है या एयर क्वालिटी रिलेटेड डेटाज है वो ये प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आईक्यू एयर विजुअल बेसिकली क्या डेटा देता है, तो हमने देखा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताता है, और जो डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, तो जिसमें ये लाइव डेटा भी देते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स सिटी रैंकिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें देखो इंडिया का सबसे, मतलब जब ये लाइव मैंने देखा था तो तब की बात है, ये थोड़ा चेंज होते रहेगा। तो कोलकाता वाज द हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, एंड उसके बाद मतलब वर्ल्ड बेसिकली, तो उसके बाद काठमांडू था, ढाका था, फिर बाद में 6 नंबर पे मुंबई वगैरह कुछ आया था। तो ये लाइव कुछ डेटास थे, जनरल डेटास थे। एंड आफ्टर दैट अब अगर देखो एनुअली यूजुअली आप सबको एग्जाम में भी अगर लिखना है या फिर ओवरऑल हम डेटास की बात करें, तो हम एक एनुअल एवरेज की अगर बात करें तो सबसे डेंजरस है PM 2.5 पोल्यूटेंट, और वो कितना ज़्यादा है ये जनरली वर्ल्ड एयर क्वालिटी डेटास में दिखा जाता है। तो उसमें बेगूसराय नाम से एक रीजन है, तो ये देख लेना कहाँ पे आता है, यही सबको कमेंट में बताना है। इट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, देन गुवाहाटी, देन दिल्ली, देन मुलानपुर, और देखना टॉप 10 में लगभग 9 सिटीज़ हमारी हैं, सिर्फ लाहौर अगर छोड़ दे पाकिस्तान का तो बाकी सभी हमारी हैं। इतना ही नहीं, तो आप इस लिस्ट में आगे अगर देखोगे, यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, वो आप PDF में बाद में अपलोड करके बस उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो लगभग टॉप 20 में भी लगभग 18 सिटीज़ हमारी हैं। टॉप 100 में भी देखा जाए तो मोर देन 80 इज इंडियन सिटीज़। तो इतना इंडिया में पोल्यूशन देखा गया है। एंड ओवरऑल अगर कंट्री वाइज अगर देखा जाए, ये था सिटी रिलेटेड, कंट्री वाइज देखा जाए तो इंडिया 3rd मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहा है 2023 में, सॉरी कंट्री रही है 2030 में। तो अब समझ पा रहे हो आप कि कितना पोल्यूशन है। एंड बाकी क्लीनेस्ट में देखा जाए तो फ्रेंच पॉलिनेशिया, मॉरिशस वगैरह, ये सबसे क्लीनेस्ट या सबसे लीस्ट पोल्यूशन में देखे गए। तो ये डेटाज मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको मेंस या प्रीलिम्स में दोनों में भी फायदेमंद होगी। तो याद रखना वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है, आईक्यू और विजुअल एंड ग्रीन पीस मिला के निकालता है। नेक्स्ट है अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। देखो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंडिया में फॉरेस्ट के सर्वे करते हैं और ओवरऑल फॉरेस्ट इंडिया में कितना है उसका सर्वे किया जाता है, और वो डेटा 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बाइनियल रिपोर्ट। इट इज़ अ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये काम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। तो जो पूरा फॉरेस्ट का रिसोर्स मॉनिटर करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में सिंस 1981, एंड ये इंडिया की सबसे मेजर ऑर्गेनाइजेशन है कि जो फॉरेस्ट के सर्वे करते हैं या 2 साल में एक बार रिपोर्ट वगैरह देते हैं। जैसे 2012 में एक देखो क्वेश्चन आया था कि इंडिया में जो फॉरेस्ट के डेटास कैसे रहे हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच वॉज पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान, एंड इट हैज़, अब ठीक है पहला स्टेटमेंट नहीं बट सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट हैज़ ओवर 80% इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट का कुछ ना कुछ रेफरेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट के बारे में बात चल रही है। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। ये किसके बारे में बात हो रही है, एंड इवन उन्होंने उसका लोकेशन थ्रू फर्स्ट स्टेटमेंट भी पूछा है। तो जो सेम लैटिट्यूड जो राजस्थान से जाती है तो वो भी वहाँ से जाएगी।
तो ये भी आपको आंसर कमेंट में करना है। लेट्स सी कौन आंसर इसको कर पाता है। देन अब देखो फिर से आते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज़ अ, जैसे मैंने कहा 2 साल में एक बार रिपोर्ट निकालता है, और ये जो डेटा रेफर करते हैं वो ऑब्वियसली सैटेलाइट का डेटा रेफर करते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस जब होता है तब हम देखते हैं कि वार्मिंग कंडीशन या वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कुछ सैटेलाइट डेटा कैप्चर किए जाते हैं, और उस सैटेलाइट्स के डेटास के बेसिस पे एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे इंडिया में कैसा है या फॉरेस्ट रिपोर्ट कैसा रहेगा वो डिक्लेयर करता है। इसके डायरेक्टर जनरल जो एफएसआई के होता है वो आईएफएस ऑफिसर होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एंड आफ्टर दैट इट यूजेस द सैटेलाइट डेटा। हर 2 साल में आता है। देखो 2019 में जैसे हमने देखा है फॉरेस्ट जो कवर था 24.56 के अराउंड था, जो अब 2022 में जो लास्ट डेटा आया था तो उसके अकॉर्डिंगली अभी फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला के 24.62%। याद रखना, तो ट्री कवर 2.91 है, फॉरेस्ट कवर 21.71 है, बट आप लिखते टाइम मोस्टली यूज करो कि 24.62 टोटल दोनों मिला के लिखते हैं हम यूजुअली। तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। देखो 24.56% था 2019 में, जिससे पॉइंट बेसिस के कुछ बचा बड़ा है यहाँ पे, 0.8 बेसिस हम कह सकते हैं, और वो हुआ है अभी कितना 24.62%, जो कि होना चाहिए एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रहे या फॉरेस्ट रिलेटेड गाइडलाइंस के थ्रू अगर देखें तो 33% होना चाहिए। बाद में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट बाय एरिया अगर देखेंगे तो वो है सबसे ज़्यादा एमपी में, फिर सेकंड आता है अरुणाचल प्रदेश। देन परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए कि जोग्राफिकल एरिया वो स्टेट या यूटी का परसेंटेज, उसके कितने परसेंटेज फॉरेस्ट है, तो उसमें टॉप में आएगा लक्षद्वीप। लगभग 90% उनका जो जोग्राफिकल एरिया उसका 90% है फॉरेस्ट। फिर उसके बाद आता है सेकंड मिजोरम, जो स्टेट वाइज अगर देखिए तो मिजोरम टॉप में है, एंड यूटी एंड स्टेट वाइज देखा जाए तो फिर मिजोरम सेकंड आएगा, जिसका 84% उनका फॉरेस्ट का पार्ट है। उसके बाद आता है अंडमान निकोबार एंड देन अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे डेटा थोड़े से देखते रहो कि क्या डेटाज है, डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, कौन से कैटेगरीज होते हैं, इसको आप बाद में जरूर इसको चेक कर लेना। जिसमें वेरी डेंस मतलब क्या होता है, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब, नॉन फॉरेस्ट इज व्हाट एग्जैक्टली, वो आप बाद में स्टॉप करके देख सकते हो। तो ये थे एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये देखो कोई एक्ट वगैरह के अंडर आते क्या, देखो कोई सर्वे वाला अगर ऐसा वर्ड आता है तो इट इज़ नॉट अंडर एनी एक्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बट मिनिस्ट्री के अंडर आती है क्या, यस इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री बट नॉट स्टैट्यूटरी। याद रखना जब सर्वे वर्ड आएगा तब, तो चाहे जूलॉजिकल रहने दो, बॉटनिकल रहने दो या फॉरेस्ट रहने दो, तो ये वैधानिक संस्था नहीं होगी, राइट। तो देखना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑब्वियसली क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एनिमल फौना है, एनिमल्स है, तो उनके इंडिया में काउंटिंग करना, उनके डेटाज वगैरह चेकआउट करना, उनको कितना थ्रेट हुआ है, या इवन यू नो दैट IUCN को जो डेटास प्रोवाइड किए जाते हैं कि कितने एनिमल्स इंडिया में वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसके रिलेटेड डेटास IUCN को भी प्रोवाइड करना। बेसिकली उनके टेक्सोनॉमी का रिलेटेड स्टडी, स्टेटस ऑफ थ्रेटन एंडेमिक स्पीसीज हो गए, फौना या फौना कैसे है हर स्टेट में, वो प्रोवाइड करना। तो ये काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो कोलकाता बेस्ड है, याद रखें। तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे 1916 से ये ऑर्गेनाइजेशन है कोलकाता में। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट हम देख रहे हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगेन सेम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है, कोलकाता बेस्ड है, और ये तो और भी पुरानी है, 1890 से इस्टेब्लिश्ड है। अब ये किसके रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करेगी, बॉटनी मतलब वही है कि फ्लोरा रिलेटेड डेटास, मतलब प्लांट्स या फ्लावर्स या फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह हो गए, डिफरेंट फ्लोरा रिलेटेड जो भी डेटाज है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उनके जीन बैंक हो गए, जम प्लाज्म हो गए, उसके भी डेटाज फ्लोरिस्टिक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। जैसे हाँ, इंटरलिंक थोड़ा क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड, तो इन सिटू कौन सी नहीं है ऐसा पूछा है, तो क्या होगा, तो बॉटनिकल गार्डन्स ये क्या होता है एक्स सिटू, क्योंकि हम आउट ऑफ द नेटिव साइट इसको कंजर्व करता है। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ है वहाँ कंजर्व कर रहे हैं हम, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेशनल पार्क हो या सेंचुरी हो, तो ये इन सिटू हो जाता है। बस बॉटनिकल क्या है, इट इज एक्स सिटू, इट इज नॉट अ इन सिटू। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी हमने देखे, ये भी आप देख के जाना इन सिटू क्या होता है, एक्स सिटू। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मोस्टली इन सिटू या एक्स सिटू दोनों की भी रिसर्च करते हैं, बट गार्डन की अगर बात करें बॉटनिकल गार्डन, सो इट इज अ इन सिटू मेजर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली इनको जो वर्ल्ड
रिस्टोरेशन फ्लैगशिप ये अवार्ड मिला है, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप ये अवार्ड मिला है, जो लास्ट मीटिंग हुई थी 2022 में, सबको पता होगा, CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो मॉन्ट्रियल कन्विंग मॉन्ट्रियल मीटिंग जिसको हम कहते हैं, वहीं पे FAO एंड UNEP, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP, इन्होंने मिलके ये रिपोर्ट बेसिकली या ये अवार्ड वगैरह लॉन्च किए थे या दिए गए थे इस मीटिंग में FAO एंड UNEP ने मिलके। जैसे देखो FAO क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो FAO जो है तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन के बारे में भी बात करता है। सेकेंड थिंग है कि वर्ल्ड का फॉरेस्ट रिपोर्ट, जैसे हमने इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट देखा FSI निकलता है, तो वर्ल्ड का फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन निकलता है, याद रखना FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों संस्थाएं ने मिलकर ये रिस्टोरेशन फ्लैगशिप 10 साल के लिए ये चलाने वाले ऐसे अवार्ड्स, क्योंकि हम ये डिकेड 2020 टू 2030 UN सेलिब्रेटिंग दिस डिकेड एज अ रिस्टोरेशन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिकेड, याद रखना। तो फिर ये अवार्ड दिए जा रहे, तो यही अवार्ड हमें 2022 में इंडिया को मिला फॉर दिस गंगा, क्योंकि गंगा आपने देखा होगा काफ़ी मैली हो गई थी, काफ़ी पोल्यूटेड हो गई थी, जिसका BOD लिटरली 6-7 तक चला गया था, विच इज़ मोस्ट हजार्डस वन। बट आफ्टर अराउंड 2014 हमने देखा नमामि गंगा मिशन लॉन्च होता है, उसके बाद गंगा बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लीन करना स्टार्ट किया था। तो इस प्रोग्राम के अंडर पहले देखो एक क्वेश्चन आया था, एक बार वो चेक कर लेना। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये जो है वो क्या है, इट इज़ रिवर बेसिन यूनिट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इट्स स्प्रेडेड रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल, येस डेफिनेटली करेक्ट। एंड वन ऑफ द CM नहीं, तो अभी मैंने पिक्चर इसलिए दिखाया था क्योंकि यहाँ पे PM है, तो इसके हेड कौन होते हैं, PM। तो देखो यही हमने देखा है कि जब ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो बने थे वो अराउंड 2008 की बात है, 7 या 8 की बात है, कि जब क्या हुआ था, गंगा एक्शन प्लान सबसे पहले तो जो था 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था, और वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, प्रॉपर एक कोई मेजर इसको लीड नहीं कर रहा था जो इसका फॉलोअप लेते रहे, और इसलिए 2007-8 में हमने देखा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो गंगा जिस 5 स्टेट्स में से फ्लो होती है, उन 5 स्टेट के CM एंड PM जो है, तो हमारे इंडिया के PM, तो वो इसके हेड हो गए, सो दैट अब इसका रेगुलेशन बहुत अच्छे से होगा, हाई लेवल। हम देख रहे हैं कि बहुत एक बड़ी कमेटी बैठी है जिसको रेगुलेट करेगी, और इस वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इसका कंजर्वेशन आता है। तो दैट वाज रॉन्ग की CM नहीं है, वहाँ पे PM होगी। ओके, सो इंडियाज PM इज अ चेयरमैन, एंड बाकी फिर जो अदर स्टेट से, मतलब 5 स्टेट्स जहाँ से गंगा फ्लो होती है, तो उसके CM उसके मेंबर हो गए जनरली। तो अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो देख लेना, इसी का सक्सेस हम देख रहे हैं कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो तो चलो 2014 में आया था, बट हाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो 2008 में आई थी, और इसमें जो PM वगैरह यहाँ पे हेड है। इवन देखो और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा आपको सेम पॉइंट पे, क्योंकि हमने देखा है 2014 में नमामि गंगा मिशन लॉन्च हुआ था, तो शायद वही UPSC ने इसलिए रिफ्लेक्ट किए काफ़ी बैक टू बैक क्वेश्चन। तो पहले 2 तो चलो ठीक है हम देखेंगे, और या समथिंग देख भी चुके हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, यस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की जो अमेंडमेंट हुई थी 2006 में, उसके अंडर ही हमने ऐड किया गया था, तो इट इज़ करेक्ट। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसके अंडर आएगा, सो दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू द एनिमल्स एक्ट, उसके अंडर आता है, सो ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद देखो नेशनल गंगा रिवर बेसिन इज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, यस, अभी हमने देखा, यस इट इज करेक्ट। तो देखो 2 एंड 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन इज B। तो इसी तरीके से देखो सबने देखा है फिर मिशन क्लीन गंगा कैसे स्टार्ट हुआ। फिर सबसे पहले मैंने बताया 1985 में गैप आया था, बट वो उतना सक्सेसफुल इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी आ जाती है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर देखा हमने कि इसका इम्प्लीमेंटिंग आर्म कहा जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG आ जाता है। और उसके बाद हमने देखा 2014 के आसपास जब न्यू सरकार आ जाती है तो नमामि गंगा मिशन स्टार्ट होता है, और इसी के अंडर कुछ इसके 8 पिलर्स हम देख रहे हैं कि जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमने पूरे गंगा के पार्ट्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया। इवन चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो डॉल्फिन के लिए काफ़ी फेमस है, उसको भी हमने डिक्लेयर किया, वहाँ पे मोर प्रोटेक्शन किया।
इवन जब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी आई थी तभी हमने 2008 के आसपास हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया, एंड दैट इज गैंजेस डॉल्फिन। इवन रिवर सरफेस क्लीनिंग भी हमने स्टार्ट किया, अलॉन्ग विथ रिवर अफॉरेस्टेशन किया, सो दैट वहाँ के ग्राउंड वाटर पर्कुलेशन बढ़ जाए, या सॉइल इरोजन जो होता है रिवर के पास तो वो ना हो, पूरी इकोसिस्टम अच्छी रहे। इवन पब्लिक अवेयरनेस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक काफ़ी सारे प्रोग्राम इसलिए फेल होते हुए दिख रहे थे कि गवर्नमेंट उधर साफ कर रही है रिवर्स को, बट लोग यहाँ पे खराब कर रहे हैं। इवन गंगा ग्राम भी हमने क्रिएट किया कि ग्राम सभा का इंक्लूजन वगैरह, लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ये हमने करने की वजह से ही कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग ऑल्सो, कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाटर एक्ट के अंडर कोई भी अगर इंडस्ट्री डायरेक्टली वाटर अगर डिस्चार्ज करती है रिवर में तो दैट इज बेसिकली इलीगल, या फिर उसको उस कंपनी को एक्शन लिया जा सकता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। उनको प्रॉपर जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट है, मेटालिक पोल्यूटेंट हो गए, तो उनको एलिमिनेट करके ही पानी को छोड़ना पड़ेगा रिवर में। तो इसी डिफरेंट एफर्ट्स की वजह से हम देख रहे हैं कि गंगा एक्शन प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा, या रिस्टोर भी हमने किया प्यूरिटी ऑफ द गंगा। इसको ज़रूर थोड़ा सा और डिटेल में अगर हो सके तो ज़रूर देख लेना। तो चलो, तो आज हमने देखा है IQAir विजुअल, ग्रीन पीस अलॉन्ग विथ वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, और वर्ल्ड में इंडिया की क्या पुअर पोजीशन है एयर पोल्यूशन को लेके, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो आने वाले सेशंस की मैं जो बात कर रहा था कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी बाकी है, तो देखो काफ़ी सारे हैं। जैसे अभी 8th सेशन हम नेक्स्ट इसमें लेने वाले हैं, तो जिसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, CSE जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, प्रज्ञा इंडिया नाम से एक इनिशिएटिव है। देन UN क्लॉज के अंडर भी आपने देखा है कि ये 2 UN क्लॉज खुद भी हम एक डिस्कस करेंगे, और उसके अंडर और 2 आते हैं, जैसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इस पर भी बैक टू बैक क्वेश्चन दिखा है, एंड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज। आर्कटिक काउंसिल क्या है, कहीं ना कहीं इनका एनवायरमेंट से डेफिनेटली कनेक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे कवर करेंगे उसको। देन ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, देन बायोकार्बन फंड, नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, रेड एंड रेड प्लस, आर्टिक काउंसिल, सर ये थोड़ा रिपीट हुआ है, देन लीफ बैंक एंड क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, देन वेटलैंड इंटरनेशनल, इस पर भी क्वेश्चन आके गया है। C40 अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा, C40 सिटीज़ क्या है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन ग्रुप, एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एंड कंजर्व, ऐसे कुछ है। तो इसी प्रकार से देखो और भी है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क 350.org क्या है, तो ये सारे हम कवर करेंगे। तो होपफुली सभी इसके लिए अपडेटेड रहो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखो, और जो भी सेशंस आने वाले हैं तो वो सभी को ज़रूर देखना, तभी जाके इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड इट इज़, डोंट वरी, इट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन डेफिनेटली। इतनी मैं कोशिश करूंगा कि सभी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कवर हो। देन फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव। अभी न्यू कुछ बैचेस हमारी स्टार्ट हो रही है 18 अप्रैल से, मतलब ऑलरेडी हो चुकी है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन मैसेज मी ओवर हियर, सो फॉर द सब्सक्रिप्शन। एंड आने वाले, यस डेफिनेटली मंजिल के बारे में फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि आने वाले अप्रैल 28 को दोपहर को 1 बजे सबको ज्वाइन करना है। जिनको पॉसिबल है दिल्ली में, तो वो दिल्ली में ही इवेंट का आपको लोकेशन वगैरह बताया जाएगा कुछ दिनों में। एंड जिनको आउट ऑफ दिल्ली है वो ज़रूर इसको लाइव इस ऐप पे ज्वाइन करें। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट।